Hello everyone, you are most welcome in Digital Eklavya Engineering. Myself Professor Vinay Moren and we have already started production planning and control. Okay, I hope आपने इसके पहले के जो वीडियोस थे दो मॉड्यूल्स के ऊपर वो आपने देखे होंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड मॉड्यूल जिसका टाइटल है इन्वेंटरी कंट्रोल. गाइस, हम वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इन अवर डे टू डे लाइफ. ओके, हमारे जो पेरेंट्स है वो भी इसको यूज करते हैं. आपने इसको क्लोजली देखा है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. ओके, बट हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली इन्वेंटरी कंट्रोल इसे ही बोलते हैं. ओके, सो जो अपना जो डे टू डे लाइफ का जो भी कॉन्सेप्ट था वो अभी हमें और भी बेटर तरीके से समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है. ओके, सो ये डे टू डे लाइफ में भी यूजफुल है. और सेकंड थिंग इज दैट कि इसका जो वेटेज है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोचते हो तो इसका वेटेज है अराउंड 20 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स. इसके ऊपर दो क्वेश्चन आएंगे. फर्स्ट होगा थ्योरी के लिए जिसका अराउंड वेटेज रहेगा 8 to 10 मार्क्स. एंड सेकेंड जो क्वेश्चन होगा वो न्यूमेरिकल्स होगा. ओके, सो देर आर एक्चुअली 4 to 5 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं, तो उसमें से एक टाइप पक्का आएगा और यहाँ पे एक या दो शॉर्ट नोट आ सकते हैं. सो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आपको क्लियर हो चुका है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर डिफाइन इन्वेंटरी. सेकेंड, टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी. तीसरा, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंटरी. फोर्थ वन, इन्वेंटरी मॉडल जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की मैंने बात की थी. एंड फिफ्थ वन इज द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. ओके, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है. एंड लास्ट में सबका फेवरेट है शॉर्ट नोट के लिए JIT मेथड एंड SIP मेथड. ओके, सो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट थीरीज हम कवर करने जा रहे हैं छोटे से वीडियो में. सो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि इसमें आपका 20 मार्क्स सिक्योर होने वाला है. ओके, सो फर्स्ट वीडियो में आज मैं 10 मार्क्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा. ओके, सो इस वीडियो को एंड तक देखना है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू माय PPT presentation. Let's start. Define inventory. ओके, सो इन्वेंट्री को आपको डिफाइन करना है, समझना है. इट इज अ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन स्टोर फॉर इट्स फ्यूचर यूज इन अ प्रोसेस. कितना सिंपल सा डेफिनेशन है. ऐसी कोई चीज़ है, ऐसे कोई प्रोडक्ट, ऐसे कोई गुड्स जो मुझे फ्यूचर में यूज होने वाला है. ओके, सो इसके लिए मैंने उसको स्टोर करके रखा है. हम भी तो करते हैं. ओके, अपने यहाँ पे जो ग्रेन्स आता है घर पे, जो चावल अनाज ये सब कुछ जो अनाज आते हैं, अलग अलग दाल आते हैं, वो क्या होता है, इन्वेंटरी तो होता है. ओके, जिसको हम स्टोर करते हैं कई महीनों तक. ओके, जो वेजिटेबल्स है जो कि खराब हो सकते हैं उसको हम वीकली स्टोर करते हैं, वीकली परचेज करते हैं, स्टोर करते हैं, रेफ्रिजरेशन में रखते हैं. कुछ चीज़ें जो ज़्यादा खराब होती है उसको हम डेली कंजम्पशन करते हैं, डेली परचेज करते हैं, जैसे कि मिल्क. ओके, सो ये इन्वेंटरी है. हम भी इसका यूज करते हैं घर पे. ओके, बट किसके लिए, फ्यूचर यूज. ओके, तो इसके फ्यूचर यूज दो हो सकते हैं. फर्स्ट इज हेल्ड फॉर सेल. मैंने कहीं से तो बनाया हुआ लिया, कुछ पार्ट्स लिए, मैंने कुछ असेंबल किया और मैंने उसको बना के रेडी करके रखा है कि मुझे इसको सेल करना है, तो ये भी तो इन्वेंटरी है. एंड सेकेंड जो टाइप है, इट इज कंज्यूम इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. जरूरी नहीं कि हर चीज मुझे बेचनी है, हर चीज मुझे सेल करनी है. ओके, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जाते हो तो वहाँ पे देखते हो कि देर आर हंड्रेड्स, मोर देन 500 वहाँ पे छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स होते हैं. ओके, उस पार्ट्स को असेंबल करके इंजिन्स एंड कार्स बनती है. तो ईच एंड एवरी पार्ट्स को मैं सेल नहीं करने वाला, मैं उनको क्या करने वाला, असेंबल करने वाला हूँ. और फिर उस कार को, उस गाड़ी को मैं क्या करने वाला हूँ, सेल करने वाला हूँ. सो इट इज कंज्यूम इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गॉट इट. सो मुझे वो प्रोडक्शन लाइन में भी यूज होने वाला है, तो उसको भी मैं क्या बोलूंगा, इन्वेंटरी. देयर आर थ्री फेजेस ऑफ इन्वेंटरी. जरूरी नहीं कि हर बार हम मटेरियल को स्टोर करेंगे, तो उसमें मटेरियल्स भी हो सकता है,
ऑपरेशंस में यूज होने वाले टूल्स भी हो सकते हैं, और स्टेशनरी आइटम जैसे कि मेरा लैंडलाइन है, ओके, मेरा प्रिंटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, डीजल जनरेटर है, जो कोई चीज़ें जो मुझे ऑफिस के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए लगती है, वो सारी चीज़ें भी इन्वेंट्री में कंसिडर होती है। गॉट इट? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। फर्स्ट इज द रॉ मटेरियल, सेकंड इज द परचेज पार्ट्स एंड सप्लाईज, क्योंकि हर चीज़ तो मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, मैं सब कुछ तो लाऊंगा, ओके, बाहर से परचेज करूंगा। फिनिश गुड्स, तो मैंने उसको क्या क्या फाइनलाइज किया हुआ है। वर्क्स इन प्रोसेस मतलब पार्शियली कंप्लीटेड, ऐसे भी प्रोडक्ट्स या तो फिर गुड्स इन्वेंटरी में कंसिडर होते हैं। आइटम बीइंग ट्रांसपोर्टेड मतलब सब कुछ रेडी है एंड इट इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रांसपोर्टेशन में जाने वाला है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, और वो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में से करके उसको प्रॉपर्ली पैक करके उसको मैं कस्टमर को सेंड कर रहा हूँ। तो बिफोर कस्टमर के पहले वहाँ पे पहुँचने से पहले भी वो मेरा ही प्रोडक्ट है, तो वो भी इन्वेंट्री में कंसिडर होगा आइटम बीइंग ट्रांसपोर्टेड। नेक्स्ट है टूल्स एंड इक्विपमेंट, तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, जो टूल्स होते हैं, जो मशीन्स होते हैं, वो भी हमारी इन्वेंट्री में काउंट होती है। गॉट इट? नेक्स्ट, नीड्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, सो इसको प्रॉपरली समझ लो। टू कीप द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज ड्यूरिंग अ लॉकडाउन, ओके, गवर्नमेंट ने बोला था कि जो इसेंशियल जो सर्विसेज है उसको हम चालू रखेंगे, बट हम सब ने फेस किया शॉर्टेज। स्टार्टिंग में मास्क का शॉर्टेज था, उसके बाद सैनिटाइजर का शॉर्टेज था, उसके बाद समटाइम्स किसी कई सारे एरियाज में फूड्स का शॉर्टेज भी आया था, क्योंकि लोगों ने उसको एक्स्ट्रा स्टोर करके रखा था, ओके। सो ऐसे सिचुएशन को हमें टैकल करना है। सो टू कीप द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज, हम हर बार उठ के दुकान में नहीं जाएंगे, शॉप में नहीं जाएंगे, मॉल में नहीं जाएंगे, हमें कुछ तो स्टोर करके रखना है फ्यूचर के लिए, ओके। सो वो आता है इन्वेंटरी में। टू मेक द मशीन रन कंटिन्यूसली इन अ पर्टिकुलर शिफ्ट, मुझे मेरा प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होने देना है, मेरे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने आज प्रोडक्शन स्टॉप किया, मेरे लेबर्स बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल होने देने नहीं है, अदरवाइज वो कंपनी विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, ओके। सो टू मेक द मशीन रन कंटिन्यूसली इन अ पर्टिकुलर शिफ्ट, कभी भी अपना शिफ्ट खाली नहीं जाएगा। टू अवॉइड द डिले इन प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम मीन्स होता क्या है कि मैं अलग अलग ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ, ओके। सो एक साइकिल, एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम स्पैन है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग टाइम, तो वहां पे मुझे डिले क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, अगर वहां पे डिले होगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होने वाला है। गॉट इट? नेक्स्ट, टू कंप्लीट द टारगेट ऑन टाइम, मुझे डिले नहीं करना है, मुझे वहाँ पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो ऑटोमेटिकली मैंने जो कस्टमर को जो डेट दिया है, जैसे कि हम अमेजोन पे अगर कुछ प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हमें एक टेंटेटिव डेट मिलता है कि आपके घर पे ये प्रोडक्ट तब तक डिलीवर हो जाएगा, मुझे उस डेट को फॉलो करना है, क्योंकि मेरा स्टेटस या तो फिर मेरा जो एक गुडविल है कस्टमर के माइंड में, मुझे उसको स्पॉइल नहीं करना है। सो मुझे टारगेट को कंप्लीट करना है ऑन टाइम। नेक्स्ट, जीरो वेस्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाइम, बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देना टाइम को, ना तो अपने रिसोर्सेज को। गॉट इट? आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट रिमेंबर इसका अगर वेटेज होगा 4 मार्क्स, तो आपको पॉइंट्स बनाना आना चाहिए 8, तब जाके 4 मार्क्स आपको सिक्योर होगा। यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स को कवर किया है, अगर आपके माइंड में और कुछ आता है तो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना हो, बट उसके जो भी की लाइट्स है उसको हाईलाइट कर दो, ओके। सो पकाना भी नहीं है, उसके रिलेटेड आप लिख सकते हो बट विथ की पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट, इन्वेंट्री मॉडल्स के 3 टाइप्स होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक है, दूसरा प्रोबेबिलिस्टिक है, एंड क्यूइंग मॉडल है। सो लेट्स सी वन बाय वन।
डिटर्मिनिस्टिक नाम में ही डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो आता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में। फर्स्ट, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल इज नथिंग बट ईओक्यू मॉडल। ईओक्यू मॉडल होता क्या है? इकोनॉमिकली ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या होता है इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, इन दिस मॉडल द डिमांड इज अज्यूम्ड टू बी फिक्स एंड कंप्लीटली प्री डिटरमाइंड। जहाँ पे हम पकड़ के चलते हैं कि मेरे कंपनी के मेरे प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है वो फिक्स है। फॉर द एग्जांपल अगर मैं किसी डेयरी का एग्जांपल लेता हूँ तो उनको पता है कि मेरा डेली का कस्टमर का कंजम्पशन जो है वो अराउंड 100 लीटर्स है, 50 लीटर्स है। मैं उसको फुलफिल कर सकता हूँ, तो उसको अपना डिमांड पता है। नेक्स्ट, कंप्लीटली प्री डिटरमाइन है, सब कुछ उसको पहले से पता है। उसको पता है मैं 100 का 99 कर सकता हूँ बट 100 का 101 मेरा कैपेसिटी के बाहर है, तो उसका जो डिमांड है वो फिक्स है, कंप्लीटली प्री डिटरमाइन। बट यहाँ पे एजम्पशंस है, इसीलिए इसको थ्योरेटिकल मॉडल भी बोलते हैं। आइडियल मॉडल है, थ्योरेटिकल मॉडल है, सो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस भी है। डिमांड फॉर द मटेरियल इज एग्जैक्टली नोन, जहाँ पे आपको वो जो फिगर है वो एग्जैक्टली आपको पता है, ना तो कम होने वाला है, ना तो रिड्यूस होगा, ना तो डिक्रीज इंक्रीज होगा। द कंजम्पशन रेट इज कांस्टेंट। थर्ड वन, डिटर्मिनिस्टिक डिमांड, स्टैटिक डिमांड, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। परचेज प्राइस पर यूनिट इज कांस्टेंट, मतलब वो जहाँ से परचेज कर रहा है उसका प्राइस भी कभी जिंदगी में चेंज नहीं होने वाला, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। नो शॉर्टेज नो सरप्लस, ना तो एक्स्ट्रा आएगा ना तो वहां पे कुछ वेस्ट होगा। नो सरप्लस, नो शॉर्टेज। नेक्स्ट टाइम द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल ऑर्डर रिसीव इमीडिएटली, मैं यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं करूंगा, जैसे मैं फोन करूंगा इमीडिएटली मेरे यहाँ पे मेरे सप्लायर्स उसकी डिलीवरी करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल ऑर्डर रिसीव इमीडिएटली, तो यहाँ पे मैंने फोन किया, वहां से ऑर्डर आया, तो इसके बीच में टाइम स्पैन होगा ही नहीं, जस्ट एक फोन घुमा इमीडिएटली आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, तो यहाँ पे श्योरिटी है। ओके, तो यहाँ पे डिले नहीं होगा। नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज ए कांस्टेंट। अभी कैरिंग कॉस्ट क्या होता है वो समझो। मैं अगर किसी प्रोडक्ट को मेरी कंपनी से मैं उसको बना के शॉर्टेज के टाइम के लिए या तो फिर मेरी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, सपोज मेरे पास 50 यूनिट्स रेडी कंडीशन में है, तो उसको मैं क्या करूँगा, उसको कहीं तो स्टोर करूँगा, वेयर हाउस में स्टोर करूँगा। तो वेयर हाउस आइदर वो मैंने उसको खरीदा होगा, ओके, बाय किया होगा एक पर्टिकुलर अमाउंट देके। सो अगर मैं वो अमाउंट अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करता तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मुझे मिलता। इट मीन्स मैं उसके स्टोरेज पे भी खर्चा कर रहा हूँ। अगर वो मेरा खुद का नहीं है तो मैंने रेंट पे लिया हुआ है तो उसका रेंट मैं पे कर रहा हूँ, उसके इलेक्ट्रिसिटी का मैं पे कर रहा हूँ, जो मैंने शिफ्टिंग के लिए जो लेबर यूज किया उसका मैं पे कर रहा हूँ। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, इवन उसको मेंटेन करना है, उसको प्रॉपर्ली रखना है, तो एनुअली उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ, वो पर यूनिट कितना हुआ, वो भी कंसिडर करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। उसको हैंडल करना है, उसको प्रॉपर्ली रखना है, स्टोर करना है, तो उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। गॉट इट? नेक्स्ट है यूनिफॉर्म डिप्लेशन ऑफ द इन्वेंट्री। ओके, जैसे कि फॉर द एग्जांपल अगर मैं ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स लेता हूँ तो वहाँ पे चांसेस है अगर मैं उसको प्रॉपर्ली नहीं रखता हूँ तो भी उसका डिप्लेशन तो होने ही वाला है। ओके, अगर मैं कुछ नई कार भी लेता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट प्राइस एक महीने के बाद उसका इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका डिप्लेशन हो रहा है, उसका प्राइस क्या हो रहा है, कम 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 होते जा रहा है, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये सारे एजम्पशंस है। गॉट इट? समझा है? नेक्स्ट, यूक्यू मॉडल। अभी इसको अच्छे से समझ के लो, ये डायग्राम काम का है। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम ईओक्यू बोलते हैं। ओके, इकोनॉमिकल क्यों? क्योंकि सस्ते में मिलेगा, बट इसका कॉन्सेप्ट समझ के ले लो, मैं तो भारी गिरेगा। It is a order quantity that having a minimum total inventory holding cost and ordering cost. सबसे पहले कैरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट बोथ आर द सेम, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, उसको मैं प्रॉपर्ली रख रहा हूँ तो लेबर का चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एंड ब्ला 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 ब्ला,
और उसको रखने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो किस में आएगा, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, बोथ आर द नथिंग बट अ सेम। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट होता क्या है कि यू मे हैव सीन कि समटाइम्स वी आर पेइंग ऑनलाइन। ओके, सपोज आप कोई प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन उसको परचेज कर रहे हो, तो आप उसकी एग्जैक्टली अगर प्राइस देखते हो, उसकी प्राइस डिटेल्स में अगर चेक करते हैं हम, तो उसका प्राइस कुछ अलग होता है। तो उसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं, पैकेजिंग के चार्जेस होते हैं। तो पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कुछ टैक्सेस, जीएसटी, ये सब कुछ होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब एक ऑर्डर के पीछे इतना आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो वो किस में कंसिडर होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में। समझे आप? तो अभी ग्राफ की तरफ आते हैं। तो ग्राफ में देखो, यहाँ पे एनुअल कॉस्ट वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है एंड हॉरिजेंटली हमने ऑर्डर क्वांटिटी को प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, कैरिंग कॉस्ट। जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स हो गए, जितने ज़्यादा यूनिट्स हो गए, उसको रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा भी उतना ही सेम आएगा। तो क्वांटिटी इंक्रीज हुआ तो कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वही इंडिकेट करता है इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्वांटिटी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट क्या है, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन है। दूसरा जो है ऑर्डर क्वांटिटी, जिसका ग्राफ है। ओके, हम सबको पता है अगर मैं होलसेल में लेता हूँ तो मुझे बेनिफिट होता है। बेनिफिट होता है मीन्स क्या होता है, तो मुझे जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, मतलब जो मैं एक यूनिट के लिए खर्चा कर रहा हूँ, अगर मैं बट 10 यूनिट्स लेता हूँ तो भी ऑर्डरिंग का कॉस्ट उतना ही आ सकता है। ओके, पैकेजिंग डिपार्टमेंट का। ओके, तो ये होता है, मतलब वहाँ पे हमारा पैसा सेव होता है क्योंकि हमने उसको बल्क में लिया हुआ है, तो वहाँ पे डिस्काउंट मिलने का भी चांसेस होता है। वो डिस्काउंट कितना मिलेगा, सपोज फॉर एग्जांपल कि आपने एक ऑर्डर प्लेस की, सपोज आपने ऑर्डर प्लेस किया 100 का। ओके, जिसका प्राइस था एक प्रोडक्ट का 10 रुपीज, आपने 100 लिया, 1000 हो गया। सो वहाँ पे चांसेस है कि आपको 900 में मिल जाए क्योंकि आपने बल्क में क्वांटिटी उठाया। बट इट डजंट मीन्स कि अगर आपने 100 लिया, उसका पूरा का पूरा स्टॉक लिया, इट डजंट मीन्स कि आपको वो फ्री में देगा। नहीं, वो फ्री में तो नहीं देगा, वो आपको डिस्काउंट देगा बट फ्री में नहीं देगा। इसलिए ये जो कर्व जो है वो जीरो पे कभी नहीं आएगा। उसका एक पर्टिकुलर वहाँ पे क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा। वो कॉस्ट होगा उसका, उसने जो परचेज किया था वो कॉस्ट। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे मैं क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट वो जीरो नहीं होगा। गॉट इट? अगर इन दोनों कॉस्ट को, एक स्लैंटेड है जो कैरिंग कॉस्ट है, दूसरा जो ग्राफ है, अगर मैं इन दोनों का नल इफेक्ट देखता हूँ तो मुझे कुछ टोटल कर्व, डॉटेड वाला कर्व है ना, वो मुझे दिखाई देगा। ओके, तो डॉटेड कर्व जो इनिशियली क्या होता है, डिक्रीज होता है और आफ्टर सम टाइम वो इंक्रीज होता है। तो मुझे वो डिक्रीज वाला पॉइंट चाहिए, सबसे मिनिमम वाला पॉइंट चाहिए। वही इंडिकेट करता है मिनिमम कॉस्ट को और वही इंडिकेट करता है ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू को। बस मुझे यही चाहिए कि मैं कितना क्वांटिटी ऑर्डर करूँ तो मुझे वो मिनिमम कॉस्ट में मुझे मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड फॉर्मूलाज हैं जो अपने पूर्वजों ने पहले से बना के रखा हुआ है। इसका कोई डेरिवेशन यहाँ पे दिया नहीं है। डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि यहाँ पे बाहर करने का काम ज़्यादा होने वाला है, ऐसे कई सारे फॉर्मूलेज आपको बाहर करने हैं। सो ज़्यादा डीपली मत जाओ, कॉन्सेप्ट को समझो और उसके बी क्या है, सी ओ क्या है, सी एच क्या है, इसको समझ के लो। ओके, तो सबसे पहले जो येलो में फॉर्मूला दिया है ना, उसको देखो। ई ओ क्यू, क्यू स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 DCO बाई सी एच। अभी डी क्या होता है, ऊपर देखो ब्लू में दिया हुआ है ना, डी फॉर डिमांड पर ईयर, एनुअल डिमांड कितना है उसका। सी ओ दैट इज कॉस्ट पर ऑर्डर। सी एच होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं और कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो ईओ की कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 2 DCO बाई सी एच। एवरेज इन्वेंट्री, ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल्स में आते हैं। क्यू बाय टू, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओके, सपोज मैं मेरा ईओ क्यू, मुझे मिनिमम क्वांटिटी मिला है 10 और मेरा डिमांड है 100, तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे, 100 डिवाइड बाई 10, 10 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। वही डी बाई क्यू, एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर्स। ओके, तो एक्सपेक्टेड टाइम, टाइम कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का उल्टा करना है, इनवर्स करना है, दैट इज क्यू बाय डी।
तो ये फॉर्मूलेज आप जैसे यूज करोगे ना, ये आपको बाहर हो जाएगा, डोंट वरी, काफी ज्यादा सिंपल है। ओके, खाली इतना याद रखना है कि अगर मैं एनुअल डिमांड लेता हूँ ना, तो सारी चीजें मुझे एनुअली लेना है। अगर मैं बात करता हूँ एनुअल डिमांड का और फिर मैं पुट करता हूँ पर डे का, तो कुछ गलत हो जाएगा। ओके, टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट होता है कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? CH Q/2, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट का है COD/Q। ये आपको बाहर करना है। ओके, अच्छे से बात करें क्योंकि इसके छोटे 3-4 और जुड़वा भाई है जिसको आपको समझना है। तो ये बेसिक है, इसको अच्छे से करो। गॉट इट? नेक्स्ट, EOQ मॉडल के यहाँ पे 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। परचेसिंग मॉडल विथ नो शॉर्टेज, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विथ शॉर्टेज, परचेसिंग मॉडल विथ शॉर्टेज, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विथ शॉर्टेज। तो नो शॉर्टेज के ऊपर दो एंड विथ शॉर्टेज के ऊपर दो। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आते हैं। ओके, सो ये न्यूमेरिकल का पार्ट है, हम बाद में देखेंगे। प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल। ओके, मतलब यहाँ पे कंफर्म नहीं पता है, जस्ट वी आर गेसिंग इट कि एग्जैक्टली ऐसे हो सकता है। तो सबसे पहले है सिंगल पीरियड मॉडल, सिंगल पीरियड डिसीजन मॉडल। दूसरा है फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी, एंड तीसरा है फिक्स टाइम। सिंगल पीरियड, फिक्स ऑर्डर एंड फिक्स टाइम। ओके, तो ये 3 टाइप के मॉडल्स हैं जो थ्योरी पार्ट में शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है। तो सिंपल है, डोंट वरी। सिंगल पीरियड मॉडल होता क्या है? इन अ सिंगल पीरियड मॉडल, the items unsold at the end of the period is not carried over the next period. So guys, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसको इमेजिन करो। सपोज you have one firm which manufactures umbrellas। आप छाता बनाते हो, आप रेनकोट्स बनाते हो। ओके, अब आप मुझे बताओ कि आप छाता कब खरीदते हो, आप रेनकोट कब खरीदते हो? जून की स्टार्टिंग में, मैक्स टू मैक्स जुलाई में गुम हो गया। ओके, मैक्स टू मैक्स अगस्त में। मुझे नहीं लगता कोई सितंबर में जाएगा करके, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास होगा। तो सपोज अगर आपका, सपोज आपने 100 अम्ब्रेलाज आपने मैन्युफैक्चर किया है, और सपोज वो सेल नहीं हुआ, तो क्या उसको विंटर में सेल करोगे? क्या उसको समर में सेल करोगे? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो सिंगल पीरियड मॉडल है, वो सीजनल बिजनेस है, आप उसको तभी सेल कर सकते हो, ये साल भर चलने वाला बिजनेस नहीं है। So in a single period model, the items unsold at the end of the period is not carried over the next period. ये आगे carry forward नहीं होगा। The unsold items, however, may have some salvage value. अब ये तो बात हुआ छाते का, ये इस साल नहीं बिका तो नेक्स्ट ईयर तो पक्का बिकेगा। बट कुछ चीजें होती हैं जो खराब हो सकती है। ओके, इट मे हैव सम सैल्वेज वैल्यू। आइटम्स कम अंडर द सिंगल पीरियड बिकम। ओके, सैल्वेज वैल्यू मीन्स उसका वैल्यू डिक्रीज हो सकता है। ओके, खराब हो सकता है, जैसे कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में आता है ब्रेड से, फ्रूट से, फ्लावर से। ओके, इनका लाइफ कुछ कपल ऑफ डेज का ही होता है। ओके, अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो मे बी वीक तक चलेगा, बट मुझे आई डोंट थिंक सो कि फ्लावर चल सकता है। ओके, ब्रेड्स भी चल सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। एक बार अपने ओपन कर दिया तो उसका शुरू हो जाता है, डिकिंग शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है सीजनल प्रोडक्ट such as the winter coats, Christmas stars, etc. ओके, अपने यहाँ का गणेश उत्सव में गणपति जी का मूर्ति, ओके, दुर्गा देवी का मूर्ति, ये सीजनल बिजनेस है, इसको आप साल भर नहीं कर सकते। ओके, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूज़पेपर का। आज का न्यूज़पेपर कल कोई खरीदेगा? उससे अच्छा तो मैं रद्दी वाले से खरीदे। तो न्यूज़पेपर है डेली का, मंथली जो मैगजीन्स होता है, नेक्स्ट मंथ में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, नोबडी विल परचेस इट। वो आपसे खरीदने से बेटर है किसी रद्दी वाले के पास जाके वो उसको पढ़ ले करके। ओके, सो ये जो है सीजनल बिजनेस है जो आता है सिंगल पीरियड मॉडल में। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं उसको इमेजिन करो और फिर ये वापस से रीड करो। गॉट इट? नेक्स्ट, मल्टी पीरियड मॉडल। इन्वेंटरी सिस्टम operates continuously with many repeating periods on cycles. Inventory can be carried from one period to next. यहाँ पे सीजनल वाला धंधा नहीं है, ये साल भर चलने वाला धंधा है।
जस्ट लाइक क्लॉथ्स, अलग अलग गिफ्ट्स आइटम्स, ग्रेन्स। सो हम जो डेली यूज करते हैं वेजिटेबल्स चलते रहेगा। सो it continuously with many repeating periods and cycles. Inventory can be carried from one period to next period. ये यहाँ पे फॉरवर्ड हो सकता है। Whenever the inventory position reaches reorder point, an order for Q unit is placed. Okay. For the example, मैं अगर आपके घर का एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आपका जो गैस सिलेंडर है, ओके, किसी का वो 20 डेज में खत्म होता है, किसी का मंथली चलता है, किसी का 2-2 महीने तक चलता है। बट हमें पता है कि मेरा कंजम्पशन है उसके अकॉर्डिंगली वो 20 डेज में ख़त्म होता है या तो फिर 29 डेज 30 डेज में ख़त्म होता है। तो आप मुझे बताओ कि जब आप बुकिंग करते हो तो क्या उसको पूरी तरीके से फिनिश होने तक ख़त्म होने देते हो कि उसके बाद फिर आप ऑर्डर बुक करते हो, फिर वेट करते हो कि आज सिलेंडर आएगा फिर मैं खाना बनाऊंगा? नहीं, आपको पता है कि आपका कंजम्पशन जिस हिसाब से है, आपको पता है कि सपोज वो 20 डेज है तो आप 17th या फिर 18th को आप क्या करोगे, कॉल करोगे और न्यू सिलेंडर का बुकिंग करोगे क्योंकि आपको पता है 2 या 3 दिन में वो खत्म होने वाला है। ओके, सो सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है इंडस्ट्री में। ओके, उनको पता है कि मैं उसको कंजम्पशन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल केक का शॉप है, उसका डेली का सेल होता है 20 केक। तो क्या वो वेट करेगा 20 खत्म हो उसके बाद मैं न्यू ऑर्डर लाऊं फिर मैं उसको सेल करूं? नहीं, उसको पता है 20 का मेरा कैपेसिटी सेल है, बट वो 20 तक वेट नहीं करेगा, वो 15-16 पे ही वो न्यू ऑर्डर प्लेस करेगा। ओके, सो व्हेनेवर द इन्वेंटरी पोजीशन रीचेस रीऑर्डर पॉइंट, द ऑर्डर फॉर क्यू यूनिट इज प्लेस। एक पर्टिकुलर ऑर्डर की ऑर्डर वहाँ पे प्लेस हो गया। सिंस द डिमांड इज प्रोबेबिलिटी, मुझे नहीं पता डिमांड कितना है बट मुझे पता है कि मुझे 15 पे कॉल कर देना चाहिए। The time the reorder point will be reached. The time between orders and the time between orders of the queue will arrive in an inventory cannot be determined in advance. अभी यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता है क्योंकि ये डे टू डे लाइफ का है। मैंने अभी ऑर्डर तो प्लेस कर दिया बट वो न्यू ऑर्डर कब तक आएगा उसको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो ये जो रियल लाइफ का है वो किस में आता है, मल्टी पीरियड मॉडल में। गॉट इट? ये सीजनल वाला धंधा नहीं है, ये डेली वाला धंधा है। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल परचेस ऑर्डर कैन बी प्लेस एट एनी टाइम इन हैंड इन्वेंट्री काउंट इज नोन ऑलवेज। जहाँ पे आपको पता है कि अभी आपके पास कितना अवेलेबल है। ओके, फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे आप, आपको पता है 20 का सेल है, जैसे आपके यहाँ 15 पे जाता है आप ऑर्डर प्लेस करोगे। ओके, मतलब आपको डेली का पता है कि 15 है, अभी मेरे पास कितना है, 15 है, सॉरी 15 सेल हो चुका है, 5 बाकी है। तो मैं न्यू ऑर्डर प्लेस कितना करूंगा, 15 का। तो 15 प्लस 5 20 हो सकता है। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको पता है। नेक्स्ट, एन ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू वर्क्स वेल। तो यहाँ पे आप इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द डिमांड इज कांस्टेंट रीऑर्डर पॉइंट इज द सेम। ओके, अगर हर दिन आपका डिमांड 20 केक्स का ही है तो हर दिन आप 15 पे ही न्यू ऑर्डर बुक करोगे तो रीऑर्डर पॉइंट तो सेम रहने वाला है। ड्यूरिंग द लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम आपने ये ऑर्डर प्लेस किया और वो ऑर्डर आप तक डिलीवर हुआ, इसके बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं लीड टाइम। ओके, अमेजोन पे मैंने ऑर्डर प्लेस की, वो मेरे घर तक ऑर्डर आया तो उसके बीच में जो होता है वो लीड टाइम था। इफ द डिमांड इज अनसर्टन द री ऑर्डर पॉइंट इज यूजुअली सेट अबाउट द एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम। ओके, मुझे जहाँ पे डिमांड अनसर्टन है, मुझे नहीं पता है, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे पता है कि आज आज 6 o'clock हो चुके हैं, मेरा 9 तक शॉप ओपन रहता है और मेरा 15 केक ऑलरेडी सेल हो चुका है। ओके, तो मैं न्यू ऑर्डर प्लेस करूंगा कितने का, अभी मेरे पास 5 अवेलेबल है और कल के लिए मुझे 15 लग सकता है। सो मुझे पता है कि कल का टारगेट है 20 का, सो मैं 15 का ऑर्डर प्लेस करूंगा। ओके, तो यहाँ पे री ऑर्डर पॉइंट इज यूजुअली सेट अबाउट द एक्सपेक्टेड डिमांड। ओके,
सो यहाँ पे आज मैं 5 का, अभी मेरे पास 5 बाकी है, तो मैं और 5 का ऐसा नहीं, एक्सपेक्टेड डन डिमांड, मुझे उस किसी भी डिमांड को पूरा करना है, मुझे कस्टमर को मेरे खाली हाथ नहीं भेजना है। ओके, सो अपना जो भी रहेगा जो ऑर्डर, वो डिमांड से ऊपर ही रखना है। गॉट इट? नेक्स्ट, फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी, नाम भी है फिक्स ऑर्डर, कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्म डिप्लेशन ऑफ द इन्वेंटरी। सो वन बाय वन मैं रीड करता हूँ, वापस एक्सप्लेन करता हूँ। सिंगल आइटम, ओके, मतलब यहाँ पे एक ही टाइप का आइटम सेल होता है। प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिमांड, स्टेशनरी डिमांड, डिमांड क्या होता है? स्टेशनरी होता है। डिटर्मिनिस्टिक लीड टाइम, मतलब कांस्टेंट लीड टाइम होता है, मतलब आपको पता है कि इतने टाइम के बाद ही यहाँ पे डिलीवरी होगा। कंटिन्यूअस डिप्लेशन ऑफ द इन्वेंटरी, ओके, मतलब वो उसका वैल्यू भी डिक्रीज होता है। परचेसिंग कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे होलसेल का आपको फायदा नहीं होगा, उसका जो प्राइस है उतना आपको पे करना ही पड़ेगा। नो एडिशनल कॉस्ट इन केस ऑफ शॉर्टेज। सो मैं इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। सिंगल आइटम, सिंगल आइटम मतलब यहाँ पे होलसेल का धंधा नहीं चलता। आप 1 लो, 100 लो, 1000 लो, आपको उतना ही पे करना है। इसके लिए मैं छोटा सा आपका डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। घर पे या तो फिर आप दुकान में जाके जो मिल्क परचेस करते हैं, सपोज वो 44 रुपीज लीटर है, अगर आपने 2 लीटर लिया तो आपको 88 रुपीज पे करना है, ना कि 80 रुपया। ही विल नॉट से कि आपने 2 लीटर लिया है तो आपको 8 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। आपने 3 लीटर लिया है तो आपको 10 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट का धंधा नहीं है, आपको उतना पे करना ही है। सिंगल आइटम है ये। गॉट इट? सेकेंड, यहाँ पे डिमांड क्या? स्टेशनरी है। ओके, मतलब घर पे जो डिलीवरी बॉय आता है दूध का सप्लाई करने वाला, उसको पता है कि मेरे इतने कस्टमर्स हैं, मेरे कस्टमर्स का इतना कंजम्पशन है, तो डिमांड उसका क्या है? कांस्टेंट है। डिटर्मिनिस्टिक लीड टाइम, वो डेली आने वाला है। ओके, आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 23 आवर्स वो डेली आने वाला है। सो वहाँ पे लीड टाइम भी क्या है? कांस्टेंट होता है। कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्म डिप्लेशन ऑफ द इन्वेंटरी, ये जो प्रोडक्ट्स है वो जो डेली आता है, वो तो फिर आफ्टर सम पीरियड टाइम आता है, क्योंकि वो डिप्लेशन होता है, तो इसलिए हम उसको डेली परचेस करते हैं। हम महीने का, साल भर का एक साथ ला के नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका डिप्लेशन वैल्यू है। परचेसिंग कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, आप उसको 1 लीटर लो, 2 लीटर लो, 10 लीटर लो। आज नहाना है तो मैंने 10-15 लीटर खरीदा तो मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नहाओ धो और कुछ भी करो, बट आपने जितना परचेज किया है उतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। गॉट इट? नो एडिशनल कॉस्ट इन केस ऑफ शॉर्टेज, यहाँ पे आप शॉर्टेज भी होता है तो भी आपको ब्लैक से कोई बेचने वाला नहीं है। नेक्स्ट, फिक्स टाइम, पहले क्या था? ऑर्डर फिक्स था, अभी टाइम फिक्स है। परचेज ऑर्डर इज इशूड एट द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो यहाँ पे हम पर्टिकुलर ऑर्डर को हर बार सेम टाइम के बाद उसको रिपीट करते हैं। ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड इन दिस मॉडल एज फॉलोज। ओके, वो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। ऑर्डरिंग क्वांटिटी, अगर मैं इसको क्यों बोलता हूँ, तो उसका फॉर्मूला है एम माइनस एच। अभी एम माइनस एच काफी सिंपल है। डिजाइन इन्वेंट्री टू कवर द रिव्यू पीरियड्स पर लीड टाइम या तो फिर एक्सपेक्टेड डिमांड। मेरा डिमांड कितना है माइनस मुझे करना है मेरे पास अभी कितना है, मतलब मुझे ऑर्डर कितना देना है। सपोज मेरा डिमांड है 20 का, मेरे हाथ में 5x अभी भी बाकी है, तो मैं ऑर्डर कितना करूंगा? 15 का। सिंपल है। 20 मतलब मेरा डिमांड माइनस 5 मेरे पास हाथ में जितने थे इज इक्वल टू कितना ऑर्डर करूंगा? तो 15। Q इज इक्वल टू एम माइनस एच, मतलब मैं उसको डेली ऑर्डर करने वाला हूँ, तो डेली का ये मेरा फॉर्मूलाज रहेगा। गॉट इट? तो फिक्स टाइम मतलब आफ्टर सम टाइम ऑर्डर पुट करने वाला हूँ। तो उसका बेनिफिट देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी, नॉट अ लार्ज सेफ्टी स्टॉक, यहाँ पे आपको डेली लेना है। ओके, आफ्टर फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको परचेस करना है, तो यहाँ पे आपको सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने की, लार्ज मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड्स फॉर एक्सपेंसिव आइटम, ओके, आप क्योंकि सेलेक्टेड ले रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए अच्छा है? गुड्स फॉर एक्सपेंसिव आइटम्स। ओके, क्योंकि वो कॉस्टली है, मैं उसको होलसेल में नहीं लेने वाला हूँ, मुझे जितना लगता है उतना ही कंजम्पशन करने वाला हूँ।
Okay, got it. Second, advantages of fixed time period model. फिक्स टाइम का एडवांटेजेस क्या है? इजी फॉर कोऑर्डिनेशन क्योंकि वो डेली आता है, लेस वर्क एंड गुड्स फॉर इनएक्सपेंसिव आइटम्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पे मुझे होलसेल भी का भाव नहीं चलने वाला है, सो इट इज अ गुड फॉर इनएक्सपेंसिव आइटम्स। ओके, सो ये बेटर है। सो ये दोनों भी मॉडल्स बेटर है अपने अपने तरीके पे, मतलब इसका जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो हमें देखना पड़ेगा, उसका इवेल्यूशन हमें करना पड़ेगा और फिर हमें डिसाइड करना है कि मैं कौन सा मॉडल यूज करूँ। तो हर एक के अपने बेनिफिट्स है, हर एक के अपने लिमिटेशंस होते हैं। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सो अभी शॉर्ट नोट आते हैं तीन। एक होता है एबीसी एनालिसिस, टूल्स एंड टेक्निक्स में एबीसी एनालिसिस, एचएमएल एनालिसिस एंड वेद एनालिसिस, वीडी एनालिसिस होता क्या है। सो लेट्स सी वन बाय वन। वन ऑफ द वाइडली यूज्ड टेक्निक, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है ये। ऑब्जेक्टिव इज टू वैरी द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे आपको उसका कॉस्ट देख के, उसके एक्सपेंसेस देख के उसको आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। द एबीसी अप्रोच मीन्स कैटेगराइजिंग द इन्वेंटरी आइटम्स इनटू थ्री क्लासेस ए बी सी। The categorizing is done according to the turnover of the various products. Okay, simply आपको जो भी इन्वेंटरी पे खर्चा आता है उसको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए तीन मेथड्स यूज होते हैं, एबीसी, एचएमएल एंड वेद एनालिसिस। तो एबीसी मतलब आपको इन्वेंटरी को तीन पार्ट्स में क्या करना है, तीन कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। तो कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले लिस्ट ईच इन्वेंटरी बाय नंबर्स और डेजिग्नेशन। तो आपके पास जितने भी इन्वेंटरीज है, कितनी क्वांटिटी है, उसका टाइटल क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो आपको एक लिस्ट रेडी करना है। मतलब सबसे पहले क्या है, सीरियल नंबर, आपका लिस्ट का कैटेगरी, डेजिग्नेशन, उसकी क्वांटिटी। फिर डिटरमाइन द एनुअल वॉल्यूम यूजेस, मतलब वो डेली सॉरी एनुअली कितना यूज होता है, कंजम्पशन क्या, तो उसका एक कॉलम आएगा। एंड मनी वैल्यू, इसकी प्राइस क्या है, तो उसका एक कॉलम आएगा। मल्टीप्लाई ईच आइटम एनुअल वॉल्यूम यूजेस एंड रुपीज वैल्यूज। सपोज एक का 10 रुपीज प्राइस है और मुझे साल भर में लगता है 100, तो 100 × 10 1000। तो आपको फाइनल टोटल उसका मिलेगा एनुअल का। Select the top 10 percentage of all the items which have high rupees percentage. Classify them as A. मतलब सबसे ज़्यादा जिसका प्राइस आएगा टॉप 10 में, तो उसको हम ए बोलेंगे, उसके नीचे बी, उसके नीचे सी। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर मैं कैटेगरी करता हूँ मेरे इन्वेंट्री का, तो मुझे 5 to 10% जो इन्वेंट्री होता है, मतलब जिसका पूरी इन्वेंट्री में 5 to 10% ही उसका वॉल्यूम है, और उसका जो प्राइस होता है वो 70 to 75, मतलब मेरा पूरा पैसा अगर लगा हुआ है वो 5 से 10 तक का ये कॉस्टली आइटम को स्टोर करने में। ओके, तो मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है, मैक्सिमम, क्योंकि वो कॉस्टली है, मुझे उसको संभाल के यूज करना है। नेक्स्ट कैटेगरी बी, अगर उसकी क्वांटिटी देखता हूँ तो वो 10 to 15% होता है, और वहाँ पे होने वाला खर्चा भी 10 to 15 होता है, तो उसको हम मॉडरेट कंट्रोल करना है। तीसरा कैटेगरी सी। ओके, ये तो इनएक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं, 70 to 80%, मतलब यहाँ पे हाई वॉल्यूम है, और बट इस पे लगने वाला पैसा जो है वो 5 to 10% है, सस्ता वाला है, तो यहाँ पे मिनिमम कंट्रोल कंपनी मैनेजमेंट उसके ऊपर रखेगा। सो गॉट इट। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, साल भर का उसका वॉल्यूम देखा, कितना कितना डिमांड है, इनटू उसका प्राइस, हमने मल्टीप्लिकेशन करके लिए हमने उसका टोटल कॉस्ट बनाया। तो 70 to 75% मेरा जो पैसा है रोलिंग के लिए जो यूज़ होना चाहिए था, बट वो इन्वेंट्री में खर्चा हो रहा है, तो उसको मैं ज़्यादा कंट्रोल करूँगा। उसके नीचे मॉडरेट, उसके नीचे मिनिमम। तो ये जो वैल्यूज जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बाहर करना है। गॉट इट। नेक्स्ट, एच एम एल एनालिसिस। ओके, एच एम एल का फुल फॉर्म है हाई मीडियम लो। ओके, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है एबीसी की तरह, बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। Second, the HML classification is the same है adopted in ABC. The core difference in HML classification, unit value is criteria, not the annual consumption value. HML में
हम साल भर का नहीं देखते, हम एनुअल का वैल्यू नहीं देखते, हम यूनिट वैल्यू देखते कि अभी जो मेरे पास है उसका कितना कॉस्टिंग है। ओके, तो उसके ऊपर मैं क्राइटेरिया करता हूँ। बस ये छोटा सा चेंज है, वहाँ पे एनुअल का वैल्यू था, यहाँ पे अभी उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है उसके ऊपर हम उसको कैटेगरी में डालेंगे। द इन्वेंट्री शुड बी प्लेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो सबसे ज़्यादा कॉस्टली ऊपर, उसके नीचे लेस कॉस्टली, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। बट यहाँ पे जैसे वहाँ पे था 5 to 10, 10 to 15, 70 to 75, ये वहाँ पे फिक्स था, बट यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैनेजमेंट विल डिसाइड किस किसको कॉस्टली मानना है, किसको मॉडरेट डिसाइड करना है, किसको सस्ता वाला मानना है। उसका अपना एक बजट होगा, उसका एक अपना थिंकिंग होगा, तो दे विल डिसाइड कि किसको हाई कैटेगरी में रखना है, किसको मीडियम कैटेगरी में रखना है, किसको लो कैटेगरी में रखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, द मैनेजमेंट मे डिसाइड ऑल यूनिट्स विद द यूनिट वैल्यू ₹2000 एंड अबव विल बी एच। ओके, सो कोई कंपनी अगर 2000 के ऊपर इसको हाई कंट्रोल करेगा, तो वही हो सकता है कि कोई दूसरा कंपनी का बजट ज़्यादा होगा तो वो 3500 के ऊपर भी उसको हाई रख सकता है, और 2000 का यूनिट वैल्यू जिसका है उसको मीडियम कैटेगरी में डाल सकता है। तो ये मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट ये क्या होगा, वैरी होगा। गॉट इट। नेक्स्ट, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल, तो उसको बोलते हैं वेद एनालिसिस, वीडी एनालिसिस। वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल, तो यहाँ पे हम प्राइस के बारे में नहीं देखेंगे, तो हमें ये देखना है कि वाइटल किसको बोलना है, इसेंशियल किसको बोलना है, डिजायरेबल किसको बोलना है। दे आर डन टू डिटरमाइन criticality of an atom, the effect on production and other services। तो ये कहाँ पे यूज होता है, प्रोडक्शन लाइंस में ज़्यादा यूज होता है, सर्विसेज लाइंस में ये ज़्यादा यूज होता है। इट इज स्पेशली फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स। ओके, स्पेयर पार्ट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इफ द पार्ट इज अ वाइटल मोस्ट इन अ गिवन वीक। ओके, तो वाइटल मोस्ट मीन्स अगर ये नहीं होगा तो मेरा प्रोडक्शन लाइन स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये मुझे चाहिए, सो उसको मैं वाइटल कैटेगरी में डालूंगा, और जो वाइटल होगा तो उसका मैं इन्वेंट्री लार्ज स्टॉक में रखूंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये मुझे ऑन द स्पॉट कभी भी लग सकता है, अदरवाइज मेरा प्रोडक्शन लाइन विल स्टॉप। ओके, ये उसको वाइटल। नेक्स्ट है इसेंशियल, प्रोडक्शन लाइन स्टॉप तो नहीं होगा बट ज़रूरी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होना ज़रूरी है, नेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपके ऑफिस का, आपके कंपनीज का, इवन कंप्यूटर्स होना ज़रूरी है, लैपटॉप, प्रिंटर्स, ये होना ज़रूरी है, इट्स इसेंशियल, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, सो इट्स इसेंशियल। नेक्स्ट है डी, डिजायरेबल, इसेंशियल कैटेगरी नहीं है, वाइटल नहीं है, बट होना चाहिए, शौक होते हैं, तो उसको बोलते हैं डिजायरेबल। ओके, सो जो काम एंड्रॉयड से होता है वही आईफोन से भी होता है, बट एंड्रॉयड इज इसेंशियल एंड आईफोन इज डिजायरेबल। ओके, काम तो नहीं रुकेगा बट डिजायरेबल। ओके, सो वाइटल जो है उसका लार्ज इन्वेंट्री मेंटेन होगा, उसके नीचे इसेंशियल का और डिजायरेबल का बजट होगा तो होगा। गॉट इट। सो वेद एनालिसिस, सो अभी लास्ट के दो मेथड्स हैं, डोंट वरी, आई नो, इसको पॉज कर करके देखो, इसको इमेजिन करो तो बेटर तरीके से समझ में आएगा, फटाफट में एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। फर्स्ट इज JIT मेथड, इसके ऊपर आता है शॉर्ट में 5 मार्क्स का। ओके, JIT मेथड मीन्स व्हाट, मैं तो ना तो मैं इन्वेंटरी रखने वाला हूँ, ना तो मैं लेबर्स को रखने वाला हूँ, मैं न्यू ऑर्डर लूंगा और ऑन द स्पॉट क्या करूंगा, लेबर्स को बुलाऊंगा, फिर मेरी जो भी ऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं मटेरियल को परचेस करूंगा, फटाफट बनाऊंगा और फिर दे दूंगा। मतलब ना तो मैं किसी को परमानेंट स्टाफ को रख रहा हूँ, ना तो मैं किसी मटेरियल को स्टोर करके रख रहा हूँ वेयर हाउस में, तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट काफ़ी लेस रहेगा। बट एक चीज़ है कि मुझे सबसे ज़्यादा भरोसे वाले लोग, सप्लायर्स मुझे चाहिए, क्योंकि मैं उन पे ऊपर डिपेंड हूँ, अगर उनसे गलती हुई तो मेरा रेपुटेशन खराब हो सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम मुझे इमीडिएटली चाहिए, ये डिज़ाइन किया था जैपनीज लोगों ने। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है, सॉरी इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। इट इज़ एन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम विच एम्स एट प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड लेबर। ओके, रॉ मटेरियल एंड लेबर,
when they require without investing and storing। ना तो मैं इनके ऊपर कुछ खर्चे करने वाला हूँ, ना तो स्टोर करने वाला हूँ, ना तो उनको बिठा के रखने वाला हूँ। मटेरियल लेबर जस्ट इन टाइम। इससे फायदा क्या होगा? रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑन स्टोरिंग मटेरियल। स्टोर करता ही नहीं हूँ तो पैसा भी बचेगा। लेस इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल, ये भी बेनिफिट है। स्पीड अप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज अ मटेरियल अवेलेबल रेडियली। अगर मेरे सप्लायर्स भरोसे के हैं, मेरे कॉल पे इमीडिएटली आता है, तो मेरा स्पीड अप इंक्रीज होगा। एलिमिनेट्स द लीड टाइम। ओके, सो जो टाइम गैप होता है ऑर्डर प्लेस करना और ऑर्डर का डिलीवरी होना, वो यहाँ पे क्या होगा? निग्लिजिबल होगा, सो कम्प्लीटली एलिमिनेट होगा। इट हेल्प्स इन शॉर्टर प्रोडक्शन वर्क। आज मैंने ऑर्डर लिया, मुझे इवनिंग तक मुझे उसको वो क्या करना है? डिलीवर करना है। सो यहाँ पे शॉर्टर प्रोडक्शन के लिए ये कॉन्सेप्ट बेहतर है। एलिमिनेट द वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो यहाँ पे टाइम भी बचने वाला है, इन्वेंट्री पे भी पैसा बचने वाला है, एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ जो भी करने वाला है वो सप्लाई करने वाला है। ओके, सो आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करनी है, फटाफट उससे बना के लेना है और आगे फॉरवर्ड करना है। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीड टू पोटेंशियल सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे कोई सप्लाई चेन का कुछ लेना देना है ही नहीं है। आप ऑर्डर ले रहे हो, आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो, बीच में सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। मैन्युफैक्चरर हैव नो मार्जिन टू मेक एरर्स। सपोज मैंने आज मॉर्निंग में एक 100 यूनिट का ऑर्डर ले लिया। मैंने मैन्युफैक्चरर को कॉल किया। ओके, उसको बोला मुझे 100 यूनिट्स इवनिंग तक मुझे चाहिए। ओके, सो अगर उसने रेडी भी करके मैन्युफैक्चर करके मुझे मेरे पास दे भी दिए, अगर उसमें से एक पीस भी फॉल्टी होगा, तो उसके पास इतना टाइम है ही नहीं है कि उसमें वो क्या करे, न्यू कुछ बनाए। उसके लिए अलग से सपोज वो बैच प्रोडक्शन होगा, तो वो मेरे लिए एक प्रोडक्ट के लिए वापस से कुछ नया करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। सो वहाँ पे अगर एरर होता है तो मज़ा नहीं है। ओके, सो देयर इज नो मार्जिन टू मेक एरर्स। नेक्स्ट, अनेबल टू मीट एनी अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर। ओके, सपोज मेरे कस्टमर ने डिज़ाइन में कुछ चेंजेस कर दिया, उसका कुछ अलग डिमांड बीच में आ गया, मैं ऑलरेडी ऑर्डर वहाँ पे प्लेस कर चुका हूँ, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुका है, तो उसको मैं स्टॉप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इट्स जीआरटी। गॉट इट? नेक्स्ट, नो टाइम फॉर रीनेगोशिएशन विद कस्टमर। आपके पास इतना टाइम है ही नहीं है कि कस्टमर के साथ बैठ के आप उसके ऊपर निगोशिएशन करो, उसके डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करो। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है। ओके, तो इसके ये एडवांटेजेस भी है, ये इसके डिसएडवांटेजेस भी है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सीप मेथड, CIPPP मेथड। कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। ओके, कॉन्टेक्स्ट में होता क्या है? सपोज आपके पास कुछ प्लान है, आपके पास कुछ दिमाग में कुछ स्टार्टअप आइडियाज है, तो कुछ तो होगा, तभी तो आपने कुछ प्लान रेडी किया है। तो उसमें होता है कि आपका गोल्स क्या है, आपके बेनिफिशियरीज क्या है, नीड्स क्या है, आपके पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हो, बैकग्राउंड क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो ये सब कुछ आता है कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट जो है इनपुट इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअल में प्लांट को स्टार्ट करना है, तो मेरे स्टेक होल्डर्स कौन हो गए, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, मेरा बजट क्या होगा, मेरा क्या क्या कवर करूँगा, किस किस चीज़ पे रिसर्च करना है। तो ये सब कुछ होता है इनपुट इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट है प्रोसेस इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होगी, यहाँ पे क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको मॉनिटर करना है, क्वालिटी कंट्रोल करना है, मुझे उसका फीडबैक भी लेना है। तो ये सब कुछ आएगा प्रोसेस इवैल्यूएशन में। एंड लास्ट में है प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, जहाँ पे एक्चुअल में आउटपुट रेडी है, तो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका इफेक्टिवनेस कितना है, वो मेजर करना है। उसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी के बारे में देखना है, उसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में देखना है, उसमें अगर कुछ चेंजेस हो गए तो उसमें एडजस्टमेंट करना है। तो ये जो साइकिल है कॉन्टेक्स्ट से लेके प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, तो ये सब कुछ हम क्या करते हैं, मैन्युअली नहीं करते हैं, तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं। इसलिए इसका टाइटल है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोसेस प्लानिंग, सी। ओके, ऑल द प्लानिंग प्रोसेस आर कंप्यूटराइज। सब कुछ यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटराइज होता है। ऑल द कंपनी फंक्शंस कैन बी सीन इन वन विंडो। जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड्स देखा, तो एक बार हमने देखा तो हमें पूरे कंपनी का फंक्शन प्रॉपर्ली सब कुछ पता चल गया सिर्फ एक इमेज से। Okay, so all the company functions can be seen in one window.
मेरे लैपटॉप पे बैठ के, मेरे पीसी पे बैठ के मुझे सब कुछ पता चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ऑल द मॉडिफिकेशन कैन बी डन फ्रॉम एनी रिमोट प्लेस। ओके, सॉफ्टवेयर वैसे ही इंटरनेट के थ्रू यूज कर रहा हूँ, तो मैं रिमोट प्लेसेस में बैठ के भी मैं वहाँ पे कुछ एडिट या फिर चेंजेस मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। द चेंजेस इन द प्रोडक्ट कैन बी डन ऑटोमेटिकली इन ऑल फेज। ओके, मैंने किसी फर्स्ट पार्ट में अगर कुछ चेंजेस कर दिया तो उसको सेकंड थर्ड फोर्थ में भी चेंजेस हो गए, वो ऑटोमेटिकली होगी, वहाँ पे मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर कैन कंट्रोल मशीन फॉर प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे मशीन को कौन कंट्रोल करने वाला है? सॉफ्टवेयर। द लेबर फोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर द प्लानिंग कैन बी रिड्यूस। ओके, सो ये सारा पूरा झंझट का काम है जो मैन्युफैक्चरिंग का, सॉरी, ये जो प्लानिंग का काम है, तो उसके लिए मुझे अलग से बंदे लोगों को हायर नहीं करना पड़ेगा, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर मैनेज कर लेगा। द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी मॉनिटर। ओके, सो मैं उसको देख भी सकता हूँ कि कितने प्रॉपरली फंक्शन ये काम कर रहा है, कितना इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो रहा है, ये सब कुछ मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। ओके, आई होप आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, इट वाज क्वाइट लेंदी, बट एक या दो बार इस वीडियो को रिपीटेडली देखो। ओके, इमेजिन करो, अपने खुद के पॉइंट्स बनाओ, तो वो बेटर होगा। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, एंड नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखना है इसके जो न्यूमेरिकल से जो 10 मार्क्स के लिए आते हैं, तो वो आपको देखना है, ज़रूर मिस नहीं करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।